ओके, तो लास्ट हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो चर्चा की थी, आई थिंक उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में चर्चा किया था। और इसी फंक्शंस के आधार पर यदि देखा जाए तो आज कुछ और हम लोग फंक्शंस को देखते हैं। और इस फंक्शन में हमने देखा था, सबसे पहले मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं। तो मॉनेटरी अथॉरिटी में देखते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। जो भी हमारे पास मुद्राएं होती हैं, वे सारी मुद्राओं के कितना, जैसे हम इसके आधार पर देखें तो इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास न्यू मुद्रा होती है, न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज पे आधार पे आएंगे, तो इसमें हमारे 200 करोड़ रुपया जो होती है, इसका जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले स्टोरेज जा कर सकते रिजर्व कर लेती है, उसके बाद न्यू मुद्रा जो होती है, करेंसी जो होता है, उसको छपाई करता है। इसमें हम देखते हैं 115 करोड़ और एक देखते हैं 85 करोड़। तो 115 करोड़ जो होते हैं, इसका हमारा जो होता है वो लिक्विड होता है। लिक्विड में चाहे हमारा गोल्ड हो, चाहे वो हमारा और किसी भी प्रकार के सॉलिड फॉर्म होती है। 85,000 करोड़ जो होता है, एक हाथ पे हमारे पास जो होता है इंडियन करेंसी होता है। इसमें हमारा डॉलर भी हो सकता है, पौंड भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इस आधार पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, भारत में जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को भी मॉनिटर करती है, यानी कंट्रोल करती है, देख रेख करती है। और उसके बाद इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जो भी हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी होती है देश में, उसको एक क्या करती है, इंश्योर करती है, जिससे कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारे देश की होती है, इसको किस स्तर तक लाया जा सके, इस चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। अब बात होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वह हमारे भारत में खासतौर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक रेगुलेटर का भी काम करता है, वह एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करता है, जिससे कि हम फाइनेंशियल सिस्टम जो है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को एक स्टेबल दिया जा सके। तो इसमें मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। तो जितने भी प्रकार के हमारे पास जो खासतौर पर यदि हम लाइसेंसिंग प्रणाली की बात करते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो हमारे लाइसेंसिंग प्रणाली होती है, मान लीजिए कि कोई न्यू बैंक ओपन करना चाहता है, ठीक है, कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वैसी परिस्थिति में न्यू बैंक जो इस्टेब्लिश करना चाहेगा, उसके बीच भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैरामीटर्स होंगे, वे सारे पैरामीटर्स को सबसे पहले आरबीआई के सामने उन्हें फुलफिल करना होगा। देन क्या होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। आफ्टर उसके बाद लिक्विडिटी एसेट्स, जो भी बैंक खोलने की एक क्राइटेरिया होती है कि आपको इतना, जैसे हम लास्ट देखते हैं तो पिछले बार आपने देखा था 500 करोड़, फिर हमने देखा सबसे स्टार्टिंग हमने 200 करोड़ देखा। तो इस तरह से जितने भी बैंक ओपन होते हैं उनके सबसे पहले जो लिक्विडिटी होता है और एसेट्स जो होती हैं, उसके बारे में भी सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसे बताना पड़ता है कि हमारे पास कितनी है। बैंक्स मर्जर के बारे में भी उनकी पहले ही चर्चा कर दी जाती, इफ यू आर गोइंग टू बी लॉस्ट, यदि आप किसी भी प्रकार का डेफिसिट का शिकार होने जा रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको मर्ज भी किया जा सकता है। और फिर ब्रांच एक्सपेंशन, तो ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज होते हैं किसी भी बैंक के अंदर, ये सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है उसको या तो रेगुलेट करती है या तो इम्प्लीमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लाती है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो भी हमारा मुद्रा, विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा का जो हमारा हेड होता है उसको कैसे कंट्रोल करने, यदि विदेशी मुद्रा हमारे पास मान लीजिए फॉरेक्स यानी फॉरेन जो एक्सचेंज होता है, वो यदि हमारे पास रिजर्व बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि आप 1991 की हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि उस समय हमारे पास रिजर्व बहुत अच्छी नहीं थी, जो कि मात्र हमारे पास इंडियन इकोनॉमी जो थी मात्र 7 डेज यानी एक सप्ताह चलने वाला था, ऐसी स्थिति बन गई थी। अब जब तक हमारे पास फॉरेक्स बहुत अच्छे नहीं हो सकते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपको इतिहास पता होना चाहिए कि लास्ट हम बात यदि करें तो 27 अक्टूबर की बात है कि भारत का जो फॉरेक्स है वह 555.37 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेक्स हो गए। मतलब अभी तक के इतिहास में देखा जाए तो विश्व के इतिहास में यदि देखिएगा तो विश्व के इतिहास में अभी तक भारत में ऐसी पहली स्थिति आई है जो भारत के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स हुआ है, कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज हुआ है, फॉरेन आप कह सकते हैं रिजर्व हुआ है। इस आधार पर यदि हम इस फॉरेक्स की बात करें तो अभी वर्तमान में स्थिति जो है सबसे पहला अभी भी चाइना का है। चाइना के पास अभी जो है 3101.69 बिलियन का अभी भी इसके पास फॉरेक्स है, विदेशी आप कह सकते हैं इसके पास रिजर्व है। दूसरा स्थान जो आता है वो आपका जापान का आता है। जापान के पास अभी है 1378.23 बिलियन, यानी अभी जापान के पास जो फॉरेक्स है विदेशी जो उसके पास स्टोरेज है, रिजर्व है, वह 1378.23 बिलियन डॉलर का भी उसके पास है। तीसरा पोजीशन जो आ रहा है अभी स्विट्जरलैंड का आ रहा है। स्विट्जरलैंड के पास अभी है 848.39 बिलियन। अभी देखा जाए तो तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का आ रहा है। स्विट्जरलैंड के पास जो फॉरेन जो रिजर्व है वो 848.39 बिलियन का है। चौथा पोजीशन में हमारा रसिया का आता है। रसिया के पास अभी जो है 565.20 बिलियन डॉलर का भी इसके पास फॉरेक्स है। और इसके बाद हमारा इंडिया का स्थान आता है, यानी इंडिया के स्थान देखा जाए तो अभी इंडिया
यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें भारत 5वां पोजीशन पाता है, 5th रैंक पे आता है। अब इस आधार पे भारत के पास अभी 555.37 बिलियन हो चुका है। यानी ओवरऑल यदि बात करें तो देश की आज़ादी से अभी तक, जैसे आपके 1991 में आप देखिएगा, तो जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेफिसिट का शिकार हुआ था, बहुत ज़्यादा आपका सबसे स्लो डाउन हुई थी, उस समय से अभी तक के इतिहास में देखेंगे तो भारत की जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा यदि फॉरेन जो हमारे पास एक्सचेंज या फॉरेन जो हमारे पास रिजर्व है, अभी तक के इतिहास में सबसे टॉप मोस्ट पे आया है, जो अभी वर्तमान में 555.37 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इस आधार पे विश्व में भारत अभी 5वां पोजीशन में। इस चीज़ों को याद रखिए, करंट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब दूसरी बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, खासतौर पे जितने भी हमारे पास फॉरेक्स होते हैं, जो हमारा फॉरेन जो हमारा रिजर्व होता है, उसको यह मुख्य रूप से मैनेज करता है। घटेगा तो क्या करेगी कि जो हमारे पास रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, या कह सकते हैं कि अंततः क्या करते हैं कि हमारे पास की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको रिड्यूस कर देती है, उसको कम कर देती है, जिससे कि हम फॉरेन जो एक्सचेंज होता है, या कह सकते हैं फॉरेन जो ट्रेडर्स होते हैं, या कह सकते हैं फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट उनको भी अट्रैक्ट, जिससे कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा रिजर्व हो सके। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज होंगे, स्टेप्स होंगे, वो खासतौर पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उठाएगी। उसके बाद देख सकते हैं कि यह जो होती है रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या रेस्पॉन्सिबल होती है कि जो हमारे रुपया है, रुपया को देश के बाहर इसकी क्या हमारा मेंटेनिंग करने की जो प्रोसेस होगी, कब ये हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ, कब इसको हमें वीक करनी है, इस तरह के प्रोसेस करने का भी जो जिम्मेवारी होती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होती है। साथ ही साथ जो फॉरेन हमारा ट्रेड होती है, फॉरेन ट्रेड को भी यह खास तौर पे असिस्ट करती है, मदद करती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास करेंसी होता है, उस करेंसी को ये इशू करती है। उस आधार पर आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, ये रिस्पॉन्सिबल मुख्य रूप से जो होता है, वह होता है कि पब्लिक के पास हमें कितनी सफिशिएंट हमें सप्लाई करनी है करेंसी, नोट्स या क्वाइन, जिससे कि मार्केट में जो हो, ना तो हम इन्फ्लेशन का शिकार हो सके, ना हम डिफ्लेशन का शिकार हो। मतलब हम कह सकते हैं एक स्मूथली आप कह सकते हैं, यानी बैलेंस वे में कर सकते हैं, बैलेंस मोड में आप कर सकते हैं, मार्केट को हमें कैसे स्टेबल करना है, इस तरह की चीज़ों को आरबीआई इसको मॉनिटरिंग करता है। उसके अलावा कर सकते हैं कि जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होते हैं, समय समय पर इस पर परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने देखा कि उस समय हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, ठीक है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर कितने जैसे हमारे पास जो कागज वाले नोट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मान लिया जाए कि रिन्यू होते, बहुत ज़्यादा स्पॉयल होते, तो ऐसे परिस्थिति में जैसे प्लास्टिक होता है या कुछ और भिन्न प्रकार का आप कर सकते हैं मॉडर्न जो उसमें टेक्निकल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो खासतौर पे ऐसे चार्ज भी इशू करती है, जिससे कि हमारा जो एक्सचेंज करेंसी और क्वाइंस का होता है, इसको ये कंट्रोल करती है। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी एंड क्वाइंस दैट आर नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, यानी ऐसे परिस्थिति में जो मार्केट में सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, फट गया, टूट गया, इस तरह से जो होते हैं, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है अपने पास रिजर्व कर लेती है, या कर सकते हैं उसको अपने पास वो स्टोर कर लेती है। उसके आधार पर एक नया मुद्रा भी रिप्रोड्यूस कर देती है। तो ये चीज़ों को देखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ डेवलपिंग रोल है। डेवलपिंग रोल में क्या होता है कि भारत में जितने भी, खासतौर पर हम यदि रूरल की बात करें, एग्रीकल्चरल की बात करें, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, अभी हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। यानी साफ शब्द में हम कहें तो हमारी अभी भी इकोनॉमी जो है प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है ज़्यादातर। और खासतौर पर बिहार की बात करें तो आपको पता ही होगी, अभी भी 82% हमारे बिहार की जो जनसंख्या है वो अभी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर पर कंप्लीटली रिलाई ऑन है, उस पर डिपेंड है। तो इस आधार पे देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रूरल एरिया और जो एग्रीकल्चरल हमारा जो एक्टिविटीज इकोनॉमी का होते हैं, इसको इनकरेज करने के लिए ये बहुत भिन्न प्रकार के प्रमोशनल जो होता है फंक्शंस को उठाते हैं, भिन्न प्रकार का ऑब्जेक्टिव के आधार पर ऑर्गेनाइज भी किया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यह मुख्य रूप से जितने भी हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उसके अलावा आप कह सकते हैं लीड बैंक जो है, सारे बैंकों को लोन भी प्रोवाइड करती है, यानी उन्हें लोन भी देती है, ठीक है। और खास तौर पे जो छोटे यूनिट स्केल्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं भारत में जैसे सिडबी है, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, जो कि हमारे कह सकते हैं सूक्ष्म उद्योग या एमएसएमई जिसको हम कह सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, इस तरह के जो बैंक्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लेंडिंग यानी लोन, या कह सकते हैं कैपिटल उनको भी मुहैया करा देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कॉम्पोजिशन देखिए, ये एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कौन कौन होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो कंट्रोल किया जाता है वो मुख्य रूप से एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, इसके द्वारा इसको कंट्रोल की जाती है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो मुख्य रूप से 4 टर्म के लिए होती है, ठीक है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट
और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा एक्ट है, जो इसमें हमारा रेगुलेशंस, उस सारे चीज़ों को देखते हुए खास तौर पे इसके डायरेक्टर्स की जो होती है नियुक्ति, उस इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से जो इसमें लोग होते हैं, उससे पहला एक हमारा गवर्नर होता है, उसके बाद 4 हमारे पास डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उसके बाद 2 जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से 2 इसमें उत्तराधिकारी होते हैं। 4 इसमें ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लोकल बोर्ड्स को, हेडक्वार्टर जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि भारत में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोकल हेडक्वार्टर्स है भारत में, वो मुख्य रूप से 4 है। वह 4 हमारा बॉम्बे है, कोलकाता है, चेन्नई है और न्यू दिल्ली है। कुछ नहीं याद हो तो आप कह सकते हैं कि भारत में जो मेट्रोपॉलिटन जो हमारा सिटी है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोकल, ठीक है, जो लोकल इसका बोर्ड्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं, वो मुख्य रूप से भारत के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में। उसके अलावा क्या होते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव एक हेड होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होते हैं उसमें। उसके बाद रिजर्व गवर्नर जो होते हैं उनके साथ अकम्पनीड बाय 4 डिप्यूटी गवर्नर्स, इसमें हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यदि बात करते हैं तो जब इससे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में हुई थी, तो उस समय इसका जो सबसे पहला आप कह सकते हैं जो गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। लेकिन यदि हम देश की आज़ादी की बात करें तो देश की आज़ादी के बाद सबसे पहला जो भारतीय गवर्नर बने वह सी.डी. देशमुख साहब बने। उसके अलावा फर्स्ट वीमन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप हमेशा याद कीजिए, बार बार एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिप्यूटी गवर्नर बनी वह के.जे. उदेसी बनी, ये ध्यान दीजिएगा, के.जे. उदेसी ये सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्यूटी गवर्नर बनी थी। उसके बाद ओनली प्राइम मिनिस्टर, यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी रहे, जिनका नाम आता है मनमोहन सिंह, ठीक है। तो मनमोहन सिंह एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सबसे उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई। उसके अलावा जोनल ऑफिसेस की हम यदि चर्चा करें तो जोनल ऑफिस में आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 जो है, जो कुछ ऐसे इसके जोनल ऑफिसेस जैसे न्यू दिल्ली में है जो ये नॉर्थ ब्लॉक को इंडिकेट करता है, चेन्नई में है ये साउथ ब्लॉक को इंडिकेट करता है, कोलकाता जो है ईस्ट ब्लॉक को इंडिकेट करता है, और जो हमारा मुंबई में है वो हमारा वेस्ट ब्लॉक को इंडिकेट करता है। ओवरऑल हम यदि बात करें तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो जोनल ऑफिसेस हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं, और 4 हमारा जो न्यूज होता है, ठीक है, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ जो होती है, ये चारों को मुख्य रूप से आप कह सकते हैं ब्लॉक को जो होता है इंडिकेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है इनके पास आप देख सकते हैं 1919 जो है इसके पास रीजनल ऑफिसेज हैं, और 11 इसके पास सब ऑफिसेज अभी वर्तमान में। ये चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा, आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट बीपीएससी में आती है। द बैंक हैज 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस, अभी देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 खास तौर पर ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं, और वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज एक पहला चेन्नई में है और दूसरा हमारा पुणे में है। तो अब देखिएगा कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज चेन्नई जो है, यहाँ केवल हम बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंस या कह सकते हैं मॉनेटरी मनी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे वे सारे चीज़ों को यहाँ पर स्टडी की जाती है। लेकिन यदि हम दूसरे पुणे वाले की बात करें तो ये जो भी हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे हमारे पास भारत में एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल जो हमारा बैंक होता है नाबार्ड होता है, ठीक है। तो खासतौर पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को लेकर के जितने भी हमारे पास बैंक्स होते हैं वे सारे की जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भिन्न भिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार मैकेनिज्म होते हैं, भिन्न प्रकार ट्रेनिंग जो होते हैं, वे सारे पुणे में मुख्य रूप से दिया जाता है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हमारे भारत में है। अब फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हमारे पास कौन कौन है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज की हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से इसमें हमारे पास 5 आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, फिर हमारा सेबी होगा, फिर हमारा इरडा होगा, फिर हमारा पीएफआरडीए होगा, फिर एफएमसी होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मुख्य रूप से भारत में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में मुख्य रूप से 5 हमारे पास फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और इस आधार पर यदि देखें तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले भी हमने चर्चा किया है कि यह जो है बैंकों का बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, सरकार का बैंक है। तो इस आधार पे यह क्या होती है कि सबसे ये हमारा एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी मॉनेटरी से रिलेटेड कार्य होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जितनी भी बनाने की एक्टिविटीज होगा,
वे सारे के सारे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके कारण ही इसको भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया होगा कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, आरबीआई जो थी, वह हमने देखा कि 1947, ठीक है, 1947 के लगभग हम मई तक, अब मई तक हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था म्यांमार का भी एक केंद्रीय बैंक का काम किया था। उसके बाद हम 1948 का जून तक यदि देखें तो यह पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक का काम किया था। लेकिन क्या हुआ कि जून के बाद 1948 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी का वहां पर गठन हो जाती है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था ये उसका जो सेंट्रल बैंक का जो कार्य प्रणाली थी, इस कार्य प्रणाली को करना बंद कर देती है। उस समय से केवल भारत का सेंट्रल बैंक बन जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें जैसे आईएमएफ हुआ, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है, इसका भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक स्टेचुटरी बॉडी के सेंस में आप कह सकते हैं, उसका भी एक, यह मुख्य रूप से उसका एक कह सकते हैं मेंबर्स भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमने स्टेब्लिशमेंट की चर्चा पहले ही कर दी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मुझे आई थिंक अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले इसका डिस्कस कर दिया। अब हम बात करें डायरेक्ट हम सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी के बारे में हम देखते हैं कि सेबी एक्सचेंज जो हमने बात की इसके क्या। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी जो गठन हुई थी वो 1988 में हुआ था। 1988 में सेबी का गठन किया गया था। और उस समय जब 1988 में गठन की गई थी तो इसके पीछे रीजंस था कि एक कैबिनेट का जो था स्पेशल, एक आप कह सकते हैं, ठीक है, डिमांड पर, जो हमारे कैबिनेट उस समय की थी, तो कैबिनेट की एक स्पेशल डिमांड के आधार पर जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि वन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी सेटअप बाय विच वी कैन कंट्रोल द एक्सचेंज एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आवर कंट्री। तो भारत में खासतौर पे यदि हम बात करें कि इंटरनेशनल जो हमारे पास ट्रेड होते हैं, या कह सकते हैं जो हमारा एक्सचेंज का जो प्रोसेस होती है, ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए भारत ने अंततः कैबिनेट की एक सिफारिश रिकमेंडेशन पर 1988 में अंततः सेबी का गठन किया जाता है। लेकिन उस समय जब इसकी गठन की गई थी तो उस समय ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में था। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, उस समय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में था, क्योंकि इसको लाया गया था, लेकिन एक जो लीगल पूरा का पूरा जो आप कह सकते जो अथॉरिटीज होती है, वे सारे के सारे पूरे अथॉरिटी जो था इसको उस समय प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो जिस आधार पर कह सकते हैं कि उस समय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको स्टेब्लिश की गई। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में, 1992 में अंततः इसको जो होता है बहुत सारे अथॉरिटी को प्रोवाइड कर दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं इनको राइट दे दिए जाते हैं। और उस समय से 1992 के बाद से ये स्टैट्यूटरी बॉडी का काम करना चालू कर गया, ठीक है। ये मतलब कह सकते हैं क्या इसको हिंदी स्टैट्यूटरी को बोल सकते हैं। तो अब इसके अलावा देख सकते हैं, कहता है कि अपार्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा देख सकते हैं तो हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये भी हमें फॉर्म्स करती है। ये फाइनेंशियल जो बॉडीज होते हैं भारत में, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और एक खास तौर पे जो रेगुलेटर है जो एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट्स, ये खास तौर पे जो हमारे बाजार में, हमारे इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत जो हमारे सिक्योरिटी मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट को मुख्य रूप से एसोसिएट करती है, कंट्रोल करती है, इंप्लीमेंट करती है। इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1988, 1988 में इसका स्थापना हुआ था सेबी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यह मुख्य रूप से कार्यों में आया 1992 में, 1992 में आया 12 अप्रैल को। द बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ, इसमें एक हमारे चेयरमैन होते हैं, होल टाइम मेंबर्स जो पूरे समय के लिए मेंबर्स होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, कि मेंबर अपॉइंटेड जो होते हैं, और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड आल्सो पार्ट टाइम मेंबर्स, इसमें जो होते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री होते हैं उनको पार्ट टाइम मेंबर्स भी रखा जाता है। देयर आर 3 ग्रुप्स, इस पे 3 मुख्य रूप से ग्रुप्स होते हैं, विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी, इसके अंतर्गत है दोज इन्वेस्टर्स, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूअर्स होते हैं, और मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसकी यदि हम और इतिहास की बात करें तो इसका पहले आप नाम सुने होंगे, एक हमारा फेरा होता था, एक हमारा फेमा होता था, ठीक है। तो फेरा के बाद हमारा फेमा, फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, और इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा में क्या होता था उस समय कि यदि कोई भी इंसान किसी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा जाता था, या कह सकते हैं अराउंड ट्रिफलिंग में पकड़ा जाता था, तो वैसे परिस्थिति में इंसान को क्या होता था कि वो मुख्य रूप से क्या होती थी कि 7 साल का, या कह सकते हैं कि नन अवेलेबल, उसको 7 साल का पहले जेल हो जाती थी। उसके अलावा उनका जो पैसा होता था वो भी सीज कर ली जाती थी। तो जिसके कारण देखा गया जो रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत जो हो रही थी, इसमें देखा जा रहा था कि मुख्य रूप से देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, उनका जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी को लेकर था, उसमें उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि वो बैंक जेल चल जाते थे। जेल जाने के उनके पास बहुत अच्छी पैसा होती है, जैसे भी भारत के जेल में जगह नहीं होती,
और अपने पैसा के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार वहाँ पर फैसिलिटी ले लेते थे। उसके अलावा क्या होती थी कि वो बहुत लंबे समय तक जेल में हो जाने के कारण क्या होती थी कि उनकी जो फैक्ट्रियाँ होती थी या भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी इंडस्ट्री होती थी, वह मुख्य रूप से आगे जाकर के बंद हो जाती थी। बंद होने के कारण होता था क्या कि सरकार की जो रेवेन्यू मिलती है, टैक्स मिलती तो वो आना बंद हो गया। दूसरा जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था, वो रोज़गार भी धीरे-धीरे बंद हो गया। उसके अलावा जो कुछ किसानों से रॉ मटेरियल सब उपलब्ध करवाते थे, वो भी लेना बंद हो गया। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से और साथ ही साथ कुछ ऐसे इनके पास जो प्रोडक्शंस थे, जो देश के तथा जो हमारे जनसंख्या है, उसको ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एसेंशियलिटी के रूप में जो उनको प्रोवाइड कर रहे थे, ये भी कहीं न कहीं ये देने में अपने आप को असमर्थ हो रहे थे। तो ओवरऑल ये सारे जो कारण थे, सारे कारण के होने के कारण अंततः सरकार ने क्या किया कि फेरा में एक बदलाव किया, उसको फेरा से कर दिया फेमा। यानी अब कर दिया कि जो हम रेगुलेट कर रहे थे, इस रेगुलेट को सरकार ने कहा कि अब हम इसको मैनेज करेंगे। तो मैनेज में क्या किया कि सरकार ने यदि इस तरह के गलत करते हुए जो इंसान पकड़ाए जाते थे, उनको सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको अब जेल जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपके पास जो भी गलत करते हुए जो आपके पास अमाउंट पकड़ाया, ये अमाउंट तो आपको सीज होगा ही होगा, इंटू 3 यानी इसका 3 गुना और आपको देना होगा, लेकिन जेल नहीं जाना होगा। यानी यदि आप 3 करोड़ मान लिया 3 लाख करोड़ पकड़ाया, तो 3 लाख करोड़ ये आपको तो जाएगा ही, साथ ही साथ 3 तिया 9, 9 और आपको देना है। यानी ओवरऑल टोटल कितना हुआ? 12 करोड़, ठीक है? यानी सरकार को 12 करोड़ इससे हुआ और ये आदमी जेल नहीं गए, तो जेल न जाने के कारण इसकी जो एक्टिविटीज बाहर की जो एक्टिविटीज था वो चलते हुआ। तो इससे क्या हुआ? सरकार का रेवेन्यू भी मिलते गया, एम्प्लॉयमेंट भी रह गया, रॉ मटेरियल भी और प्रोडक्शन भी होते गए। तो सरकार से इससे क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉफिट होते गए। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से इसमें बदलाव होने चाहिए था, जिस तरह से इसमें रोक होनी चाहिए था, यह पूर्ण रूप से रोक नहीं हुआ, जिसके कारण अंततः सरकार ने 1988 में 1988 में सेबी का फिर गठन कर देती है, जो कि आगे जाकर के हम देखेंगे कि जब बैंकिंग सिस्टम को और आगे देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि जितने भी हमारे पास जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं, यदि वो यहाँ पर एम्प्लॉय या किसी भी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो अंततः सेबी जो होता है वो उनको पास पी नोट जारी करता है। पी नोट का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है? तो ये हमारा जो होता है सेबी के अंतर्गत इसको जारी कर दी जाती है। तो मुख्य रूप से सेबी जो होता है आज के डेट पे आप देखिएगा तो ये बहुत पावरफुल हो चुका है, खासतौर पे यदि हम मार्केट सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। दूसरा इसमें हमारा जो होता है पीएफआरडीए होता है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होता है, देख सकते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। अब हमारा पीएफआरडीए क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा देखिएगा। तो पीएफआरडीए जो होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी, एक मुख्य रूप से जो होती है हमें पेंशन से रिलेटेड हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी स्थापना 2003 में मुख्य रूप से किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है? अब इसके जो अथॉरिटीज दिए गए, इनको जो राइट्स दिए गए हैं वह दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे अथॉरिटी दी गई है। और यह मुख्य रूप से जो हेल्प करती है, जो इसकी मुख्य जो कार्य है वह है कि प्रोमोटिंग इनकम सिक्योरिटी ऑफ ओल्ड एज। यानी जितने भी हमारे पास ओल्ड एज हैं उनको जो पेंशन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो पेंशन या कह सकते हैं इनकम सिक्योरिटी टू द ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनको जो प्रोवाइड करने का जो कार्य होता है वो हमारा पीएफआरडीए करता है। बाय रेगुलेटिंग एंड आल्सो डेवलपिंग पेंशन फंड्स, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेंशन फंड्स को भी रेगुलेट करती है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव भी करती है, समय समय पर सरकार को ये रिकमेंड भी करती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तो दिस ग्रुप कैन आल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सब्सक्राइबर्स। तो उसके अलावा हम कह सकते हैं जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो एसोसिएट्स इससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती है पेंशन फंड मनी रिलेटेड, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, कार्य प्रणाली होते हैं, वो सारे चीज़ों को ये मुख्य रूप से क्या करती है, ये प्रोटेक्ट भी करती है। यानी उसी को हमने बताया कि सरकार को रिकमेंड भी करती है कि क्या बदलाव होनी चाहिए, क्या बदलाव नहीं होनी चाहिए। पीएफआरडीए जो है यह मुख्य रूप से यदि हम इसकी जिम्मेवारी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो यह होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरेंट अदर इंटरमीडिएट एजेंसी लाइक जैसे पेंशन से रिलेटेड जितने भी जैसे पेंशन मैनेजर्स हो जाते हैं, सीआरए हुए, एनपीएस हुए, नेशनल पेंशन स्कीम्स हुए, ट्रस्टी से बैंक्स एंड मूव। तो इस तरह के जितने भी खासतौर पे हम कह सकते हैं पेंशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज भारत में होते हैं, वे सारे एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है, इम्प्लीमेंट करता है तथा उसमें भिन्न प्रकार के जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो हमारा पीएफआरडीए करता है, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ था। ये चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक हमारा जो होता है एफएमसी होता है। एफएमसी का मतलब होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। यानी मार्केट कमीशन का मतलब आप समझ रहे थे, बाजार में जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, जो भी किसी किसान के द्वारा या किसी कह सकते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी हमारे पास प्रोडक्ट किए गए,
वो प्रोडक्शंस को मार्केट में कैसे हमें प्रमोट कर रही है, उसके लिए क्या क्या एजेंडा होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या और पैरामीटर्स होनी चाहिए, ये सारे पैरामीटर्स को जो बनाने का कार्य है और या जिम्मेवारी आप कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है वह मुख्य रूप से हम देखते हैं कि एफएमसी को दिया जाता है। अब एफएमसी क्या है, तो इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये चीफ रेगुलेटर फॉर द कॉमोडिटी, जैसे हमारा जितने भी एमसीएक्स होता है, एनएसए, मतलब आप समझ रहे होंगे एमसीएक्स का मतलब होता है मल्टी करेंसी जो हमारे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, यूएसए। तो ये सारे जो हमारे मार्केट में जितने भी प्रकार के जो कॉमोडिटीज होते हैं, वे सारे कॉमोडिटीज को मुख्य रूप से क्या करती है कि ये प्रमोशन देती है। एज पर द लेटेस्ट न्यूज यदि देखा जाए, न्यूज फीड देखा जाए, तो रेगुलेटिंग अमाउंट लगभग 17 ट्रिलियन का, 17 ट्रिलियन का अमाउंट का जो है अभी वर्तमान देखा जाए तो कमोडिटी ट्रेड्स के अंदर इन्होंने अभी रेगुलेट किया है, जिसकी हेड क्वार्टर जो है अभी मुख्य रूप से आप जब ये देख सकते एफएमसी का, तो ये हमारा मुख्य रूप से मुंबई में है और यह फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी के अंतर्गत ये काम करती है और खास तौर पे इसकी भी जो एक्टिविटीज होती है, इसको भी कंट्रोल करने की जो एक्टिविटीज होती है वह मुख्य रूप से हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको करता है। चेयरमैन ऑफ एफएमसी जो होता है वह मुख्य रूप से वर्क टुगेदर विद द मेंबर्स ऑफ द सेम, यानी एफएमसी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो मिलकर काम करते हैं और उसमें भिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज सारे के ऑब्जेक्टिव के साथ होती है और इनका जो मुख्य जो लक्ष्य होता है वह लक्ष्य है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। देख सकते हैं भारत सरकार को ये एडवाइस करते हैं मैटर थ्रू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1952, यानी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952 है, इसके अंतर्गत वो सरकार को क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देती है कि कौन सी कमोडिटीज को कहाँ तक कितना हमें बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट हमारा आईआरडीए है, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी ये मुख्य रूप से इसमें बात करें तो इंश्योरेंस वर्ड आ चुका है, यानी इंश्योरेंस वाले जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जैसा कि आप यदि इंश्योरेंस की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से ऐसे तो इंश्योरेंस के अनेक नाम आप सुने होंगे, लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं, एक हमारे पास एलआईसी होता है, ठीक है, एक एलआईसी होता है, एक हमारा जीआईसी होता है, नाम सुने होंगे। तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका स्थापना 1956 में हुआ था और इसकी जो स्थापना हुई जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसीआई कर सकते हैं, एलआईसीआई कर सकते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। मानव यानी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के जो वो होते हैं जिसका इंश्योरेंस होता है उसका इंश्योरेंस एलआईसी करता है और कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके जितने भी चीज़ों को आप इंश्योरेंस कराते हैं वह मुख्य रूप से जीआईसी के अंतर्गत आता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जैसे आप मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हैं, दुकान का कराते हैं, किसी का मान लिया डेयरी प्रोजेक्ट है, डेयरी प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कराते हैं, तो सारे जो इंश्योरेंस लोग कराते हैं वो सारे इंश्योरेंस मुख्य रूप से जो होती है वो इरडा के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब देख सकते हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जिसको हम इरडा बोले, इसको इरडा अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोले, इरडाई भी कर सकते हैं, तो यह एक हमारा स्टेचुटरी बॉडी है सबसे पहले, जिसकी स्थापना आईआरडीए एक्ट 1999 के अंतर्गत इसको किया गया था। यह जो है एक हमारा ऑटोनोमस है, एपेक्स बॉडी है, जो एक मुख्य रूप से इसकी जिम्मेवारी की बात करें तो इसका जिम्मेवारी है कि वो कैसे रेगुलेट करे, कैसे कंट्रोल करे हमारे इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया का। इंश्योरेंस सेक्टर हमने बता दिया, एलआईसी और जीआईसी के बारे में चर्चा किया। इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारा इरडा है, इसकी स्थापना जो हुई थी वह मल्होत्रा कमेटी के रिपोर्ट पर 1994 में मुख्यतः एक रिपोर्ट बनी थी, उसके आधार पर इसको रेकमेंड किया गया था। ये एग्जाम में आपको पूछता है, ये चीजों को आप याद रखिए, मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1994। और एक कमेटी जो थी ये रिकमेंड किया था ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशंस ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। भारत सरकार को उन्होंने रिकमेंड किया कि इंश्योरेंस को लेकर के एक हमारे पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के साथ एक रेगुलेटरी बॉडी आना चाहिए जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी का पार्ट होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं इरडा एक्ट 1991 जो बना था उसको मुख्य रूप से हम कह सकते उसमें इनैक्ट किया गया, उसमें बदलाव कुछ किए गए और उसके बाद इसको रिसीव एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको 2000 में स्टैट्यूटरी बॉडी का, इसको मुख्य रूप से भारतीय पार्लियामेंट इंडियन संसद से इसको मुख्य रूप से इस तरह का स्टेटस प्राप्त हो जाता है 2000 में। यानी हम देख सकते हैं कि इसको 1991 में ही सबसे पहले था, लेकिन इसमें बदलाव किए गए क्योंकि उसी के 1991 के आधार पर हमने देखा कि 1994 में मल्होत्रा कमेटी गठित हुई और उन्होंने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया और जो 2000 में अंततः पार्लियामेंट से इसको स्टेटस प्राप्त हो जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि यह सबसे आप कह सकते हैं दिस इज बेटर मेंशन टू द नेम
of the IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority, as the major part of the financial body। कहते हैं कंपनी जो है ये मुख्य रूप से अभी हमने इसके बारे में ऑलरेडी तो पढ़ ही लिया कि स्टेचुटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है इंश्योरेंस और डेवलपमेंट को, इंडस्ट्री को ये रेगुलेट करती है। तो ओवरऑल इसकी जो हेड क्वार्टर है आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ों को ध्यान दीजिए। इसकी हेड क्वार्टर आपको हैदराबाद है, ये बार बार एग्जाम में आती है, ये चीज़ों को आप याद रखिए कि इसकी जो हेड क्वार्टर है वह मुख्य रूप से हमारा कहाँ है, हैदराबाद है। ठीक है, एंड इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द दिल्ली टू हैदराबाद। सबसे पहले इसका दिल्ली में था लेकिन अब शिफ्ट हो गया है हैदराबाद में, ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ हम करंट की बात करें तो करंट में आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है, तो करंट में आप इस चीज़ों को आप देख लीजिए। समय तो बहुत कम है लेकिन 4 मिनट में कुछ चीज़ों को देखते हैं, और इसके अलावा फिर मैं जुड़ूंगा 10 मिनट के बाद जितना होता है, उसके अलावा फिर मैं और आगे क्लास को बढ़ाऊंगा, करंट को भी थोड़ा देख लिया जाए। तो अभी देखा जाए वर्तमान में यदि हम बैंक की वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप देखिएगा, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अभी बातें जो हो रही है वह अभी सरकार के पास जो टोटल जो हमारे पास स्टोरेज है वह खास पे PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कर सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं 15.17 बिलियन US डॉलर जो सरकार के पास 1.60 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास अभी मुख्य रूप से स्टूड हो गई है, मतलब रिजर्व हो चुका है। जो अभी रजिस्टर्ड अकाउंट की बात करें तो लगभग 37.34 करोड़ अकाउंट रजिस्टर्ड है। इसके आधार पर अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 15.17 बिलियन डॉलर अभी सरकार के पास मुख्य रूप से उपस्थित हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया की यदि बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नया अभी रिपोर्ट आई है इस आधार पर देख सकते हैं कि इसमें जैसे डायरेक्ट हम यदि डेटा की बात करें तो डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम इन इंडिया जो है ये इन्वॉल्व होकर लगभग मोस्ट अमंग 25 कंट्रीज में, अभी भारत के अलावे हम कह सकते हैं 25 कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। और लेकिन भारत में यदि IMPS की बात करते हैं, ठीक है, तो इज बीइंग ओनली द सिस्टम एट लेवल 5 इन द फर्स्ट, यानी पूरे वर्ल्ड की यदि देखा जाए जिस तरह से उसका फास्ट पेमेंट जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया भी हमारा 5वां पोजीशन 5 लेवल तक अपने आप को आ चुका है। यदि इसको मार्केट साइज को आप लेकर के चलते हैं तो खास तौर पे मार्केट साइज में देख सकते हैं कि जो बैंकिंग फाइनेंस है अभी भारत में, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में भी पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वह मुख्य रूप से हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 22 हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए हैं, 46 हमारे पास विदेशी बैंक हो चुके हैं, 56 अभी हमारे भारत में रूरल रीजनल रूरल बैंक है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और 1485 जो है हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए हैं, और 96,000 रूरल हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। यानी ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। हमारे डेटा पे हम डायरेक्ट वर्तमान के डेटा हम बता रहा हूँ। और कहते हैं इसके अलावे हम कह सकते हैं बहुत सारे हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। बहुत सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है लोगों के फंडिंग के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के बैंक का स्थापना किया अभी भी जा रहा है। जैसा कि जनवरी 31 2020 के यदि डाटा को आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ATM इन इंडिया भारत में लगभग 2,10,263 हमारा ATM हो चुका था 31 जनवरी 2020 को। जो 2021 तक सरकार ने यहाँ पर जो दिखाई है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वह लगभग 4,07,000 बढ़कर के भारत में ATM की संख्या हो जाएगी। तो ये सरकार का वर्तमान का डेटा है, इस डेटा को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इसके पास जो अभी एसेट्स हैं यानी कह सकते हैं अभी जो इनके पास जो पेड अप कैपिटल जो है यह अभी 72.59 लाख करोड़, यानी कह सकते हैं कि यह लगभग 1038.76 बिलियन डॉलर हो चुका है। यह हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019 के डेटा के आधार पर बात कर रहा हूं। तो 2019 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें अभी हमारे भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके पास लगभग 72.59 लाख करोड़ का उनके पास अभी एसेट्स आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 से 20 के बीच में आप देखिएगा तो कहता है कि क्रेडिट टेक ऑफ ग्रीव एट CAGR जो कैपिटल एडिक्वेसी जो हमारा ग्रोथ रेशियो है इस आधार पर लगभग 13.93% हमारा इंक्रीज होकर के आ चुका है, बढ़ा है। एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2020 देखा जाए तो टोटल क्रेडिट जो हमने एक्सटेंड किया है यह सर्ज यानी बढ़ करके 1936.29 बिलियन US डॉलर में पहुंच चुका है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं बैंकिंग सेक्टर जो है भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्टअप करने का काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 के डेटा को आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं क्रेडिट ऑफ टेक ग्रीव एट CAGR
तो देखिए CAGR पर 6.81% रीच, जो हमारा 1.90 ट्रिलियन 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 में आप देखिएगा तो लगभग 6.81% के आधार से पहुंचते हुए वह लगभग 1.90 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और अभी आपको पता भी होगा कि भारत का इकोनॉमी जो है कितने ट्रिलियन का है, और कितने ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन का हम बात करें 24 तक। 1 मिनट के बाद फिर हम